नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल। बहुत शानदार टॉपिक हमारा चल रहा है प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार को आज हम एंड करेंगे। आप जल्दी से जुड़े और बात को समझें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ओके भी, नमस्ते, राम राम, पिंकी, विशाखा, कुसुम, सबको नमस्ते, राम राम। ओके, चलो चलते हैं, करते हैं शुरू। कल जो हम बात कर रहे थे वो प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे। एक बार आवाज सही आ रही है क्या? आप कमेंट करें। वीडियो सही चल रहा है तो कमेंट कर दें, फिर हम शुरू करते हैं। राम राम भाई, मुकेश राम राम, मीनू सोनी राम राम। चलो जल्दी से जुड़ जाओ। साक्षी बेटा राम राम। हाँ हाँ, ओके भी, आर्यन राम राम। चलो करें शुरू। हमारा प्रायद्वीपीय पठार में आज जो पार्ट चलेगा वो छोटा नागपुर पठार चलेगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं भी हम। प्रायद्वीपीय पठार, और हमारा प्रायद्वीपीय पठार में आज जो भाग है वो छोटा नागपुर का पठार है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये कौन है? वेस्ट बंगाल। ये वाला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। ये वाला कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये वाला झारखंड। और आपका ये आपका छोटा नागपुर पठार यहां पे, ये छोटा नागपुर पठार है भाई। इस वाले एरिया में आपका छोटा नागपुर पठार है। ओके है सब। गुड इवनिंग भाई। कल क्यों नहीं हुई भाई प्रीत? हुई थी कल तो क्लास तो लगातार चल रही है। ओके, ये आपका छोटा नागपुर पठार है। ये पठार पहले यहां तक फैला था, यहां तक। फिर क्या हुआ? इनके बीच से गंगा नदी जो है वो आ गई, और गंगा नदी आ गई तो क्या हो गया? गंगा नदी के आने के कारण कारण बीच वाला भाग कट गया, और ये अभी इसको कहते हैं बंगाल का मैदान। बंगाल का मैदान, कई बार इसको पुराने नाम के हिसाब से मालदा गैप भी कह देते हैं। मालदा गैप, मालदा गैप या बंगाल का मैदान। ये आपके इस छोटा नागपुर पठार, ये वाला छोटा नागपुर पठार, और ये आपका मेघालय पठार। मेघालय के पठार का सबसे पूर्वी भाग करबी एकलोंग का पठार कहलाता है। करबी एकलोंग का। भाई विनीता, आपके पास ही दिक्कत है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार में आज का हमारा पठार रहेगा छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहली बात यह है कहां? विस्तार। विस्तार है मुख्यतः झारखंड में, मुख्यतः झारखंड में, और आंशिक रूप से पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में, ये आपकी बात है। दूसरी बात ध्यान रखें, इस पठार का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। आर्कियन, आर्कियन, ध्यान रखना, आर्कियन चट्टानों से हुआ है। ये आपका था कर्नाटक का पठार, और ये तेलंगाना का पठार। दोनों पठारों का निर्माण कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से हुआ था। कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से हुआ था। इस पठार का निर्माण आर्कियन से हुआ है, और इस वाले पठार का निर्माण भी आर्कियन से हुआ है। ये दोनों आर्कियन से बने, तो इस पठार का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। निर्माण आर्कियन चट्टानों से,
और आर्कियन चट्टान भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टान है, सबसे धनी चट्टान है। और यह पठार भारत के खनिजों का अजायब घर, भारत के खनिजों का अजायब घर कहलाता है। भारत के खनिजों का अजायब घर कहलाता है। अजायब घर का मतलब म्यूजियम, म्यूजियम, स्टोर हाउस, भंडार गृह, ये वाली बातें होती हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां खनिज मिलते क्या हैं। ये सुन के तो आप चौंक जाओगे। सबसे पहले शुरू करेंगे कोयला, लोहा। ये दोनों बात जब एक साथ आ जाती हैं तो आप समझ लेना कि यहां लोहा इस्पात उद्योग लगेगा। कोयला और लोहा, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग को कच्चे माल के रूप में कोयला और लोहेस की आवश्यकता होती है, और दोनों यहां हैं। कुसुम क्या सीक्वेंस से बताएं बेटा? संदीप भाई कल लास्ट में तेलंगाना का पठार करवा दिया था, मेरे याद रहता है बेटा। मैं चाहे कितनी क्लास पढ़ाऊं दिन में, मुझे ऐसे जरूर याद रहता है कि मैंने कल क्लास में क्या पढ़ाया था। लास्ट में करवाया था तेलंगाना का पठार। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में निर्माण कुड़प्पा और धारवाड़ चट्टानों से कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ पठार पेनी प्लेन का उदाहरण है। कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है। ये सारी बात मैंने आपको बताई। तंबाकू की कृषि होती है, ये बात मैंने बताई। कुसुम पेपर में आया था, इनका सीक्वेंस बताओ। ऐसा बेटा कोई सवाल नहीं आता। कुसुम इनका सीक्वेंस बताओ, तो कोई तो आया होगा ना कि पूर्व से पश्चिम सीक्वेंस बताओ, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर सीक्वेंस बताओ। ऐसे कुछ तो पूछा होगा ना। ऐसे सीक्वेंस कैसे बताओगे बताओ बेटा? दोबारा कमेंट कर, 1 मिनट आपकी बात सुनेंगे। यदि ऐसा पेपर में आया है तो आप मुझे बताओ कैसे सवाल आया। किस एग्जाम में आया है ऐसा बेटा? कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। एक टॉपिक और होता है हमारे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना। वहां आपको बताएंगे कि कौन सी चट्टान कब बनी, उसके आधार पे। कोई बात नहीं संदीप, ओके, हाँ ठीक है भी। कुसुम ये बात आपको बताएंगे बिल्कुल। हाँ एक बार इसको चलने दो। हाँ, यहां कोयला पाया जाता है, लो एस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? और पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक एक बाक्साइड। अच्छा, बाक्साइड से क्या बनता है, कोई बताएगा क्या? बाक्साइड मतलब खान से जो निकलता है वो एस्क होता है, उसके बाद जो बनता है वो खनिज होता है। तो बाक्साइड से क्या बनेगा बताओ? बाक्साइड मैग्नीज, मैग्नीज व यूरेनियम, यूरेनियम, ये खनिज पाए जाते हैं। कोयला, लोहा, अच्छा तांबा छोड़ ही दिया, तांबा भी लिखो। तांबा कम मात्रा में उत्पादन होता है लेकिन पाया तो जाता ही है। हाँ, तो यहां कोयला, लो एस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब खनिज पाए जाते हैं। हाँ हाँ कुसुम, बिल्कुल ये बात आपकी समझ गया मैं। अब तो समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। शाबाश, संदीप सही बता रहे हैं कि बॉक्साइड से एल्यूमिनियम बनता है। सर सही बात है भी। बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एस्क होता है। कहने का मतलब ये कि जब खान से एल्यूमिनियम निकलता है तब उसका बॉक्साइड नाम होता है। तो ये आपकी बात थी। छोटा नागपुर पठार झारखंड में,
थोड़ा सा ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैला है। आर्कियन चट्टानों से बने ये पठार भारत के खनिजों का अजायब घर है। यहाँ कोयला, लोहेस्क, तांबा, अब्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज और यूरेनियम, ये सब खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, मिट्टी कैसी होगी भी? मैंने आपको बहुत बार एक बात समझाई है, जब खनिज मिलेंगे तो मिट्टी कैसी होगी? लाल। और लाल मिट्टी क्या होती है? कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ, कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ, अनफर्टाइल सोइल होती है। आपको भी पता है रेड सोइल अनफर्टाइल ही होती है। हाँ बेटा, इतनी बात थी कुलदीप, उसमें तेलंगाना के पठार में इतनी बात थी, 4 बात थी। तेलंगाना का पठार कहां है? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में। किससे बने? कुड़प्पा व धारवाड़ चट्टानों से। खनिज न तो ज्यादा है न कम है। कृषि होती नहीं है। मिट्टी कैसी है? लाल। तंबाकू की खेती होती है। पेनी प्लेन का उदाहरण है। मैंने कहा कि जब कोई पर्वत कट के समुद्र में चला जाता है और समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको पेनी प्लेन कहते हैं। इतनी बात थी। अब आप छोटा नागपुर पठार पढ़े। हाँ, ये कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ होता है। अब देखो, इसके दो नाम होते हैं। जैसे ये छोटा नागपुर पठार है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, उसको हजारीबाग का पठार कहते हैं। हजारीबाग का पठार। ऊपरी भाग का नाम होता है हजारीबाग का पठार, नीचे वाले का नाम होता है रांची का पठार। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। तो इसके उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं। और इसके दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार कहते हैं, दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। ठीक है, बात है अभी। इधर चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट वेनिश। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होती है। ये तो कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय। और नीश होती है कायांतरित। इसका मतलब इसका कुछ भाग तो ज्वालामुखी से बना है और कुछ ज्वालामुखी के संपर्क में आने से बना है। इसीलिए यहां लोहा और कोयला दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि कोयला तो अवसादी चट्टानों में मिलेगा, आग्नेय चट्टानों में बन ही नहीं सकता। भाई, पृथ्वी के अंदर से लावा आए, उससे कोयला कैसे बनेगा? कोयला तो जब लकड़ी धरातल के नीचे दबेगी तब बनेगा। हाँ, ये आपकी बात होती है। अगली बात होती है, इस पठार की मुख्य नदी कौन सी है? कोई बताएगा? मुख्य नदी कौन सी है? मुख्य नदी दामोदर। अच्छा, दामोदर की मैं आपको नदियों में बात बता दूंगा। इधर तो आप इतना ही याद रख लो, कोयला नदी है। दामोदर कोयला के क्षेत्र से बहती है, इसको इसलिए कोयला नदी भी कहते हैं, है ना। दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच से बहती है और इस पठार को 2 भागों में बांटती है। ठीक बात है अभी। यहां संथाल जनजाति निवास करती है। संथाल जनजाति निवास करती है। संथाल हमारे एसटी जनजाति है, भारत की प्रमुख जनजाति है। और एक पेज और ले लेते हैं। यहां तक की बात लिख ली क्या? जल्दी बताओ। हाँ भाई, मिट्टी लाल, कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ। ऊपरी भाग को हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को रांची का पठार। ग्रेनाइट नीच चट्टान है। प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। जनजाति कौन सी रहती है? संथाल जनजाति रहती है। इतनी बात लिख लो तो कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा,
ओके, चलते हैं भाई। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पठार का। इस पठार का सर्वोच्च शिखर, पठार का सर्वोच्च शिखर है पारसनाथ, 1366 मीटर। पारसनाथ 1366 मीटर। पारसनाथ 1366 मीटर। ठीक है भी। अगली बात सुनो। मालदा गैप, इसे मालदा गैप, ये बात मैंने आपको बताई है। मालदा गैप, आप इसको इंपोर्टेंट की पावर 10,000 लिख लेना पहले ही। मालदा गैप, इसे मेघालय के पठार व कर्बी एंग्लोंग, कर्बी एंग्लोंग के पठार से अलग करता है। आजकल इस मालदा गैप की जगह एक शब्द और भी आ जाता है, बंगाल का मैदान। बंगाल का मैदान, ये भी बात हो जाती है। ऐसा बेटा हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा तो कैसे हो सकता है? लाल मिट्टी में भी आप उर्वरक डाल के खेती तो कर ही सकते हो, लेकिन अनउपजाऊ का मतलब होता है उपजाऊ नहीं होती, नेचुरली उपजाऊ नहीं होती। आप उर्वरक डाल के तो खेती कर ही सकते हो, ऐसा तो होगा ही। हाँ, उसके बाद आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? इस पठार में कोयला व लोहा, कोयला व लौह एस्क दोनों साथ साथ मिलते हैं, साथ मिलते हैं। और जहां कहीं भी पूरे विश्व में कोयला और लोहा दोनों एक साथ मिल जाए तो अगला सवाल होगा क्या? अतः यहां लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग जो होता है ना, वो भारी उद्योग होता है, भारी। लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता रहती है, लोहा इस्पात उद्योग की प्रधानता रहती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, यह पठार मेसा व बूटी के लिए प्रसिद्ध है, मेसा व बूटी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मेसा बूटी होते क्या? जब कोई भी बाग अपने आसपास के क्षेत्र से ऐसे ऊंचा रह जाता है, बड़ा होता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं मेसा, और छोटा होता है तो बोलते हैं बूटी। मेसा और बूटी मेरे दिमाग में नहीं रहा, नहीं तो पहले बोर्ड पे पिक्चर लगा देता इसकी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाता कि मेसा बूटी होते क्या है। ये आपके छोटा नागपुर पठार था भाई। इतनी बातें क्लियर होते ही आप कमेंट लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी बता दो भाई, इतनी बात क्लियर है क्या? जैसे आप बोर्ड कंप्लीट हो गया, आपने लिख दिया तो लिख दिया करो ओके सर, ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक है भाई। हाँ, अब हम चलेंगे हमारे अगले पठार पे। अभी भी मैंने आपको बताया है कि ये वाला पठार जो है, ये वाला छोटा नागपुर पठार है, और ये वाला मेघालय का पठार है।
इन दोनों के बीच वाले इस वाले भाग का नाम है मालदा गैप। तीसरी बार लिख रहा हूं ये मालदा गैप या बंगाल का मैदान। बंगाल का मैदान है, बंगाल का मैदान, ये वाली बात है। और ये छोटा नागपुर पठार याद हो गया छोटा नागपुर पठार, और ये वाला मेघालय पठार। अच्छा, दोनों एक ही थे, केवल गंगा नदी ने इनको अलग कर दिया। तो फिर दोनों जगह सेम चट्टान मिलेंगी, सेम खनिज मिलेंगे, सेम चीजें मिलेंगी। कुछ भी ऐसा तो है ही नहीं जो नहीं मिलेगा, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में आप देखो कहां है स्थिति, मेघालय में, मेघालय। अगली बात हम लिखेंगे यह छोटा नागपुर पठार का पूर्वी नहीं भाई, पूर्वी के साथ उत्तरी भी लगाना जरूरी है, का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, एक ही बात है। मालदा गैप इसे अलग करता है, ये बात पिछली बात में लिखा ही है ना। इस पठार में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं। इस पठार में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं जिनका पश्चिम से, मतलब इधर से गारो, खासी, जैंतिया, मिकीर, ये चार पहाड़ी होती हैं मेनली, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। गारो के बाद खासी, खासी के बाद जैंतिया, और जैंतिया के बाद मिकीर। गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर, है ना। गारो, खासी, जैंतिया और मिकीर, ये सब इस प्रकार। आपको पता होगा बीच वाली पहाड़ी खासी है। इस खासी, ये खासी, और इस खासी पहाड़ी के दक्षिण ढाल पे यहां पे है मोसिन राम, और मोसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में किस पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय के पठार में। यह सवाल आया हुआ है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मोसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कितनी होती है बताओ? सर्वाधिक वर्षा होती है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है तो भारत की भी सर्वाधिक वर्षा होती है। इतनी बात क्लियर होगी। एक बात और बताऊंगा, हाँ, इधर ही मोसिनराम व चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या हो गया? मिट्टी अपर्दित हो गई, मतलब बह गई। अतः यहां वनस्पति का अभाव है। अतः यह वनस्पति का अभाव है। समझ में आई क्या बात? वनस्पति का अभाव बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों में या खासी पहाड़ी में या मोसिनराम और चेरापूंजी में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां की मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह गई इतनी बारिश होने से। अरे तो एक दिन में 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, तो फिर मिट्टी तो बहेगी, मिट्टी बह गई तो फिर वनस्पति कैसे उगेगी? नहीं उगेगी, तो यह वनस्पति नहीं पाई जाती। अच्छा, वापिस बैक कर दूंगा, 1 मिनट 2 बात और लिख देता हूं, फिर ये पूरा हो जाएगा। हाँ, इस पठार में कोयला, लोह एस्क, कोयला लोह एस्क दोनों मिलेंगे, है ना। यूरेनियम मुख्यतः मिलते एक्चुअली में ये वो छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी भाग है, तो सेमी हाँ, विशाखा कोयल, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर क्या होगा? तो ये तो बहुत आसान सवाल होता है। शिलोंग होता 1965, शिलोंग 1965 मीटर, लिख देता हूं मीटर। अच्छा, वैसे तो सही तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ठीक है। हाँ, और इसी पठार का पूर्वी भाग कर्बी एग्लोंग का पठार, कर्बी एग्लोंग का पठार कहलाता है, कर्बी एग्लोंग का पठार कहलाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी, बता दो, इतनी बात क्लियर होगी तो। एक बार पीछे वाला कर देता हूं, यहां तक का लिख लो, फिर आगे वाला लिख लेना। क्लियर हुआ इतनी बात? अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाता, अगला भौतिक प्रदेश, लास्ट भौतिक प्रदेश ये आ गया हमारा। अब देखो, हमने कितना भारत पढ़ दिया? ये पढ़ दिया। सबसे पहले हमने पढ़ा ये वाला, इसका नाम था हिमालय पर्वत, तो हमने क्लियर कर दिया। फिर हमने पढ़ा ये वाला भाग, इसका नाम था प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला भाग, हाँ ये वाला भाग, इसका नाम क्या था भाई? प्रायद्वीपीय पठार। ये पठार था, यहां से लेके और यहां तक भी पढ़ दिया। ये उत्तर का मैदान था, ये भी पढ़ दिया। हिमालय भी पढ़ दिया, ठीक है सर। अब बच क्या गया? तो अब बच गया ये, देखो ये बच गया, ये वाला भाग बच गया भाई, ये वाला इतना भाग बच गया, ये बच गया। अब इसका नाम क्या होगा वो बताओ? तो ये है तो मैदान, ये वाला भाग है तो मैदान, ये मैदान है, लेकिन इसके एक और समुद्र है, तब इसका नाम हो गया तटीय मैदान। तब इसका नाम क्या हो गया? तटीय मैदान। तो हमारा अगला पॉइंट है, अगला भौतिक प्रदेश तटीय मैदान, ठीक है भाई, तटीय मैदान। सबसे पहले तो आप
जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रदेश का निर्माण जो हुआ था वो इयोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था? इयोसीन काल में। ठीक है जी। इस तटीय मैदान का मतलब क्या होता है? वह मैदान जिसके एक ओर पानी हो, बस, और कुछ नहीं है। अब आपको भी पता है, इधर आपका पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट से चाहे गोदावरी जाए, चाहे कृष्णा जाए, चाहे कावेरी जाए, चाहे आपकी महानदी जाए, ये सब नदियां बहेंगी। तो इधर वाले भाग का निर्माण तो बनेगा जमाव से। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण जमाव से हुआ, और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण जो हुआ वो अपर्दन से हुआ। वैसे तो अब तो यहां पे भी मिट्टी जमी है, लेकिन ये निमंजन, इसको हम ऐसे वर्ड उपयोग कर लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला हो गया पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान, एक बार दोबारा सुने, ये वाला हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। अच्छा, ये पठारी था पहले, तटीय मैदान तो था ही नहीं। जब भारत का ये भाग गोंडवाना लैंड से टूट के आया, तब तो यहीं तक का भाग था, ये वाला तटीय मैदान नहीं था, ये तो बाद में बना है। तो बाद में कैसे बना, वही बात बता रहा हूं मैं। इसके इधर वाला जो है ना, इधर वाला, ये नदियां गई अपने साथ मिट्टी लेके गई, और समुंदर के पास गई तो ढाल कम हो गया, तो मिट्टी का जमाव कर दिया। जमाव करने से ये ऊपर उठता गया, समुंदर से बाहर निकल आया। इस प्रोसेस का नाम होता है उन्मंजन। उन्मंजन, अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग होता है, उन्मंजन होता है। और ये वाला जो भाग है ना, ये ऐसा कहा जाता है कि ये भाग पश्चिमी घाट के बाद वाला भाग ऐसे नीचे धसा, और नीचे धस के समुद्र के बराबर आ गया, तब ये तटीय मैदान बना। यानी कि ये बना निमंजन से, निमंजन से, नीचे धसने से। ये वाला भाग नीचे धसने से बना, ये वाला भाग ऊपर उठने से बना। विशाखा बेटा, एक बार तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये तो फिर आपको कोई फर्स्ट ग्रेड के बैच में ये क्लास मिले, क्योंकि ये बहुत लंबी बात होती है। हमने समय को टाइम में बांटा है, जैसे जुरेसिक युग, इयोसीन युग, ट्रसरी युग, प्लिस्टोसीन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। तो ये तो इसका वर्णन तो हम इस क्लास में यहाँ नहीं कर पाएंगे बेटा, इसके लिए तो क्षमा चाहेंगे। फिर आपको कोई टीचर भर्ती की कोई बहुत अच्छी क्लास हो या फर्स्ट ग्रेड लेवल की, अब टीजीटी पीजीटी तक तो ये सवाल आते भी नहीं है, तो ये तो फर्स्ट ग्रेड की जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लास होगी तब आपको ये टॉपिक कराएंगे, नहीं तो फिर नहीं कराएंगे। और वहां पे भी सिलेबस में नहीं होता है, ये भी बता देता हूं। हाँ, एक बार इतना ही याद रख लो कि तटीय मैदान इयोसीन काल में बने। फिर कभी आपको एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर इस पे, वो आप देख लेना। हाँ, अब अगली बात आ गई, भारत के तटीय मैदानों का निर्माण। भारत के तटीय मैदानों का निर्माण सागरीय तरंगों, सागरीय तरंग भी तो आएंगी ना, सागरीय तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ। अपर्दन का मतलब होता है काटना, निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। समुद्र में तरंग आती है, ऐसे आके तट से टकराई और टकरा के धड़ाम गिर गई। अब वो फिर वो पानी बह के जाता है, वो रेत को काट के ले जाता है, वो तो होता है अपर्दन। और ये अपने साथ जो रेत बहा के लाती है और फिर यहां जो जमा कर देती है, उसका नाम होता है निक्षेपण। हाँ वही है प्रिया। ओके, अगली बात पे चलें। इसके बाद याद रखने की काम की बात है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान निमंजन, निमंजन का मतलब नीचे धसने से,
निमज्जन से तथा पूर्वी तटीय मैदान उन्मंजन से बना। पश्चिमी तटीय मैदान तो बना निमंजन से और पूर्वी तटीय मैदान बना उन्मंजन से। उन्मंजन होता है बेटा अपलिफ्टिंग, निमंजन होता है डाउन स्ट्रीम, नीचे धस जाना, नीचे वाला, ये वाली बात होती है। अब हम भारत के तटीय मैदानों को दो वर्गों में बांटेंगे। हाँ, भारत के तटीय मैदानों को दो वर्गों में बांटा जाता है। हाँ भाई, इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान और इधर वाला पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपकी बात है। ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला पूर्वी तटीय मैदान। अब हम पहले पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर लेते हैं। चलो करते हैं शुरू। पश्चिमी तटीय मैदान हमारे ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। ये वाला आपका प्रायद्वीपीय पठार ऐसे होता है, ये ऐसे, ये पठार, ये हमारा जो है ना, ये वाला इसका नाम होगा इस वाले का पश्चिमी तटीय मैदान। इस वाले भाग का नाम होगा पश्चिमी तटीय मैदान और इस वाले का नाम होगा पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान होगा। उधर वाला पूर्वी तटीय, इधर वाला पश्चिमी तटीय। पहले शुरू करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कहां है? यह इधर क्या है? अरब सागर। और उधर कौन होता है? उधर तो पता ही है, पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट होता है, तो यह पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच स्थित है। यह पश्चिमी घाट व अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक बात है भाई, ये बात भी सही है। यह कहां से कहां फैला है? कच्छ की खाड़ी से। इधर से शुरू हो जाता है कच्छ की खाड़ी से। भाई पानी शुरू होगा तभी तो तटीय मैदान होगा। तटीय मैदान जिसके एक और पानी है तो पानी से ही शुरू होगा। तो यह कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक बात है भी। अब पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है, पतला है। तो हमें दिख ही रहा है, ये वाला पतला है, वो वाला चौड़ा है। ये तो हमने चित्र में भी बनाया, बिल्कुल सही बात है। औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर और यहां नदियां एस्चुएरी बनाती हैं। ये एस्चुएरी क्या होती है? डेल्टा और एस्चुरी। जब नदी के मार्ग में से तेज डालो और वो समुद्र में आके से जोर से पानी को फेंक के मारे
और ये अपनी मुआने को गहरा कर दे यहां काट के, तो रेत मिट्टी का जमाव नहीं होता और वो समुद्र में चली जाती है। उसका नाम होता है एस्चुरी, जवार नद मुख। ये जवार नद मुख या एस्चुरी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ओके। यह तटीय मैदान, यह तटीय मैदान निमंजन से बना है। निमंजन, निमंजन से बना है, मतलब नीचे धंसने से बना है। बात सही है। यहां पौराणिक शहर, पौराणिक शहर द्वारका, द्वारका, द्वारका गुजरात तट पर था। द्वारका जलमग्न हो गया, जलमग्न हो गया मतलब पानी में डूब गया। इधर एक द्वारका शहर था और वो धीरे 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 समुद्र के किनारे में वो द्वारका पानी में डूब गया। बताओ, इसका मतलब ये भाग नीचे धंस रहा है। अब यहां एक बहुत विशेष बात बनी है, और वो क्या बनी है देखो। ये जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये ऐसे है, एकदम ऐसे। ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है, और ये भाग ऐसे खड़ा है। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। इस प्रकार की स्थिति से बना है ये। तो अब कोई भी समुद्री जहाज जो आएगी वो नीचे टिकेगी नहीं, और वो सीधी इसके किनारे के पास आ जाएगी ऐसे चलती चलती। और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। आप एक पूर्वी तटीय मैदान का चित्र और देखो। पूर्वी तटीय मैदान ऐसा होता है, पूर्वी तटीय मैदान होता है ऐसे, ऐसे। उधर समुद्र होता है ऐसे, और ये होता है पूर्वी तटीय मैदान। तो यहां समुद्री जहाज यही नीचे टिक जाएगी, तट के ऊपर नहीं आ पाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशाखा। अब देखो इधर क्या होगा, आपको बंदरगाह बनाने के लिए ऐसी रोड बनानी पड़ेगी, रोड, ऐसी रोड बनानी पड़ेगी, और तब जाके आपकी समुद्री जहाज यहां रुकेगी। तो ऐसी जो रोड बनाएंगे वो बंदरगाह होंगी कृत्रिम बंदरगाह। मतलब आपको समुद्र में रोड बनानी पड़ रही है समुद्री जहाज से सामान उतारने के लिए, तो कृत्रिम बंदरगाह होती है। और ये वाली होती है आपकी प्राकृतिक बंदरगाह। तो याद रखना, पश्चिमी तटीय मैदान पर प्राकृतिक बंदरगाह मिलती है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पर प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है। प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान पर, जैसे आपकी मुंबई, कांडला, जवाहरलाल नेहरू, JLN, नहावा सेवा जिसको हम बोलते हैं, और मार्मागोआ, मार्मागोआ, कोचीन, कोचीन, मैंगलोर आदि, ये सारी की सारी आपकी प्राकृतिक बंदरगाह है। इनमें बनाना कुछ नहीं पड़ा, समुद्री जहाज अपने आप तट तक आ जाती है, कुछ नहीं बनाना पड़ा। इसलिए नेचुरल पोर्ट हैं, नेचुरल पोर्ट। समझ में आई क्या बात? इस तटीय मैदान को
तटीय मैदान को 3 उपभागों में बांटा जाता है। इस तटीय मैदान के 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है गुजरात तट या काठियावाड़ तट, गुजरात तट या काठियावाड़ तट। दूसरा आपका नाम होता है कोंकण तट, कोंकण तट या महाराष्ट्र तट, महाराष्ट्र तट। तीसरा होता है आपका मालाबार तट, मालाबार तट। इसको आगे जाके हम केरल और कन्नड़ तट में विभाजित कर देंगे, वो एक अलग बात है। इतनी बातें बताओ, क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बता दो इतनी बातें क्लियर हैं क्या? फिर हम अगले तटीय मैदान की बात करेंगे। हाँ भाई बता दो, जल्दी बता दो। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? ठीक है भाई, आपको पता है ये वाला भाग पठार है, ये वाला भाग है पठार, ये वाला भाग है आपका तटीय मैदान। इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। ठीक है भाई, अब आपको इसका 3 बातें पता और होनी चाहिए कि इधर है आपका मुंबई, ये रहा मुंबई, मुंबई थोड़ा सा ऊपर होता है मुंबई, हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, यहां होता है मुंबई। यहां ये रहा गोवा, गोवा, और यहां आपकी तमिलनाडु में कन्याकुमारी। तमिलनाडु में होती, कन्याकुमारी केरल में नहीं होती। इससे ऊपर वाले तटीय मैदान का नाम होता है काठियावाड़ तटीय मैदान। अच्छा, यहां से लेके और यहां तक इस वाले का नाम होता है कोंकण, कोंकण तटीय मैदान। इस वाले का नाम होता है मालाबार, मालाबार तटीय मैदान। एक्चुअली में फिर ये 2 भागों में बदल जाता है, फिर 2 भागों में ऐसे बदल जाता है, ये आपको पता हो तो। ये वाला इतना इतना तो कहलाता है कन्नड़ तट, और ये वाला केरल तट, केरल तट ऐसे भी बन जाता है, कन्नड़ तट और केरल तट। ये आपकी बात होती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, इधर वाले का बता देते हैं। यहां आपकी एक झील होती है चिल्का, चिल्का झील। इससे ऊपर वाले का नाम होता है उत्तरी सरकार तट। या देखो ये रही, ये पुलिकट झील है, पुलिकट झील। इसके बीच वाले तटीय मैदान का नाम होता है आंध्र तटीय मैदान, और ये वाला होता है कोरोमंडल तटीय मैदान। इतनी बात बताओ, क्लियर हुई क्या?
कोरोमंडल तटीय मैदान। बताओ भी, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब इसमें से सवाल कैसे आएंगे वो सुनो आप। जैसे एक सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान कौन सा है? आपको बिना ऑप्शन के उत्तर देना बेटा, इतना टाइम अपने पास है नहीं, सीधा सीधा बता दो। भारत का सबसे शुष्क तटीय मैदान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस तटीय मैदान पर सर्वाधिक लेगून झील पाई जाती है? भारत के किस तटीय मैदान पर? 5 मिनट की और है विनीता बस। भारत में सर्वाधिक लेगून झील किस तटीय मैदान पर पाई जाती है? बेटा 5 मिनट 6 मिनट बाकी हैं, क्लास समय पे चलती है, समय पे कंप्लीट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, भारत के किस तटीय मैदान पर शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के किस तटीय मैदान पर शीतकाल में वर्षा होती है? जल्दी जल्दी आंसर लिख दो भाई। पहले का है जैसलमेर राजस्थान, पहला उत्तर गलत भाई। मालाबार उड़ीसा पर लेगून, कुलदीप जागलान ने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा लेकिन बेटा गुड इवनिंग सर, फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ सर, मुझे ज्योग्राफी में नेट और पीएचडी भी पूरी कर ली है। मोनिका आपको बहुत बहुत बधाई और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं बेटा। ज्योग्राफी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या रहे तो आप भाई मुझसे संपर्क कर सकते हो, और तो मैं बताऊँ क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। गुजरात के कच्छ का मैदान 1 नंबर में, 2 नंबर पे उड़ीसा। मोनिका मोर, ये तो बेटा गलत बता रहे हो आप। देखो ऐसे सवाल आएंगे सामान्य परीक्षा में, और जब अच्छे लेवल की परीक्षा होगी तो और अच्छे सवाल भी आ जाएंगे। शीतकालीन वर्षा पूर्वी तट पर, पूर्वी तट नहीं बेटा, भारत में शीतकालीन वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट, तमिलनाडु तट पर। और इसका राइट आंसर होगा भाई मालाबार तट। मालाबार तट, या मालाबार तट ऑप्शन में नहीं हो तो केरल तट। और यहां लेगून झील जो होती है वो कयाल कहलाती है, कयाल कहलाती है। एक बच्चे ने लिखा भी था शायद, कयाल कहलाती है। और पहले का बाढ़ में राजस्थान नहीं आएगा भाई। थर्ड का मालाबार कैसे आएगा बेटा? कोरोमंडल तट पूर्वी तट पे आएगी, और भारत का सबसे शुष्क तटीय में है कोरोमंडल, अरे कोरोमंडल नहीं भाई, काठियावाड़। हमने गलत तो नहीं लिख दिया पहले भी? गुजरात वाले को काठियावाड़ ही लिखा है क्या? काठियावाड़ तट या गुजरात तट। भारत में सबसे कम वर्षा तट पे, सबसे कम गुजरात तट पे होती है। काठियावाड़ी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले भी काठियावाड़ी लिखा था क्या? देखो पहले तो बताया, ये लिखा कहीं है ही नहीं।
ठीक है भाई, चलो आज के लिए काफी रहेगा। कल जब हम मिलेंगे तो हम सब बातें करेंगे। हाँ ठीक है भी, ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए